कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। मुंशी बजधर दीवान साहब के साथ रानी जगदीशपुर के राज दरबार में पहुंच गए। रानी साहब ने मुंशी जी को 25 रुपए महीना पर तहसीलदार नियुक्त किया। अब आगे सुनते हैं मनोरमा के नाट्यवाचन की छठी कड़ी में। अब मुंशी जी की 5 उंगली घी में थी। जहां महीने में एक बार भी महफिल न जमने पाती थी, अब वहां 30 दिन जमघट होने लगा। एक कहार भी नौकर रख लिया और ठाकुर साहब के घर से 2-4 कुर्सियां उठवा लाए। उनके हौसले बहुत ऊंचे नहीं थे, केवल एक भले आदमी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहते थे कि इस नौकरी का तो कोई ठिकाना है नहीं। रईसों का मन एक सा तो रहता नहीं। मान लिया रानी साहब के साथ निभ ही गई तो कह दिन राजा साहब आते ही पुराने नौकरों को निकाल बाहर करेंगे। जब दीवान साहब ही ना रहेंगे तो भला मेरी क्या हस्ती। इसलिए उन्होंने पहले ही से नए राजा साहब के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। इनका नाम ठाकुर विशाल सिंह था। रानी साहिबा के चचेरे देवर होते थे। उनके दादा 2 भाई थे। बड़े भाई रियासत के मालिक थे। उन्हीं के वंशजों ने 2 पीढ़ियों तक राज्य का आनंद भोगा था। अब रानी के निसंतान होने के कारण विशाल सिंह के भाग्य उदय हुए थे। 2-4 गांव जो उनके दादा को गुजारे के लिए मिले थे, उन्हीं का रहन बय करके उन लोगों ने 50 साल काट दिए थे। यहाँ तक कि विशाल सिंह के पास अब इतनी भी संपत्ति नहीं थी कि गुजर बसर के लिए काफी होती। उस पर कुल मर्यादा का पालन करना आवश्यक था। वो महारानी के पट्टीदार थे और इस हैसियत का निर्वाह करने के लिए उन्हें नौकर, चाकर, घोड़ा, गाड़ी सभी कुछ रखना पड़ता था। अभी तक परंपरा की नकल होती चली आती थी। दशहरे के दिन उत्सव जरूर मनाया जाता। जन्माष्टमी के दिन भी बड़ी धूमधाम होती। प्रातः काल था। माघ की ठंड पड़ रही थी। मुंशी जी ने गर्म पानी से स्नान किया, कपड़े पहने, बाहर घोड़ा तैयार था। उस पर बैठे और शिव पर चले। जब वो ठाकुर साहब के मकान पर पहुंचे तो ठाकुर साहब धूप में बैठे एक पत्र पढ़ रहे थे। मुंशी जी ने मोढ़े पर बैठते हुए कहा, सब कुशल आनंद है ना? ठाकुर बोले, जी हाँ, ईश्वर की दया है। कहिए, दरबार का क्या समाचार है? मुंशी जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे सब वही पुरानी बातें हैं। डॉक्टरों के पौबारा हैं। दिन में 3-3 डॉक्टर आते हैं। रोज जगदीशपुर से 16 कहार पालकी उठाने के लिए बेगार पकड़ कर लाते हैं। अब वैद्य जी को लाना और ले जाना तो भाई उन्हीं का काम है। ठाकुर बोले, अरे अंधेर है और कुछ नहीं। ये तो महान न्याय है। बेचारी प्रजा तबाह हुई जाती है। आप देखेंगे हाँ कि मैं इस प्रथा को कैसे जड़ से उठा देता हूं। मुंशी जी, आपसे लोगों को बड़ी आशाएं हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे गाज पड़ती ही रहती है। अब आप ही से उम्मीद ना करेंगे तो किससे करेंगे? छोटे लोगों पर तो बेचारी बड़ी आफत पड़ती है। ठाकुर बोले, अरे छोटे वर्ग के लोगों को निकालना दिल लगी नहीं है। ये लोग समझते हैं कि अभी भी वही दुनिया है जो बाबा आदम के जमाने में थी। अरे इस देश से न जाने कब ये प्रथा मिटेगी। मैं तो रियासत की काया पलट कर दूंगा। हाँ, सुनता हूं आए दिन पुलिस आती रहती है और बड़ा तूफान मचाती है। देख लो भाई, मैं तो पुलिस को यहां कदम ही ना रखने दूंगा। मुंशी जी, देखिए ना, सड़कें इतनी खराब हो गई हैं कि एक के गाड़ी का गुजर ही नहीं हो सकता। ठाकुर, अरे भाई, सड़कों को दुरुस्त करना तो मेरा पहला काम होगा।
मोटर सर्विस जारी कर दूंगा, हाँ, और जिसमें मुसाफिरों को स्टेशन से जगदीशपुर जाने में सुविधा रहेगी। इलाके में लाखों बीघे ऊख बोई जाती है और मेरा इरादा है कि एक शक्कर की मिल खोल दूं, हाँ। शेख ही नहीं मारता, हाँ, बस ये है कि इलाके में एक बार राम राज्य स्थापित कर दूं। अच्छा ये बताओ, आपने किसी महाजन को ठीक किया क्या? मुंशी बोले, हाँ, कई आदमियों से मिला था और वो बड़ी खुशी खुशी रुपए देने को तैयार हैं। बस केवल इतना चाहते हैं कि जमानत के तौर पर कोई गांव लिख दिया जाए। ठाकुर, अरे तो जाने दीजिए, अगर कोई मेरे विश्वास पर रुपए दे तो दे, ये क्या बात हुई? लेकिन हाँ, ये मैं कह देता हूं कि रियासत की इंच भर की जमीन रेहन नहीं कर सकता। मुझे पहले ही मालूम था कि इस शर्त पर कोई रुपए देने को राजी ना होगा। मुझे तो इनके नाम से ही चिढ़ होने लगी है। अब क्या कहूं, मेरा वश चले तो इन सबों को तोप से उड़ा दूं। अभी ये बातें हो ही रही थी कि जनान खाने में से कलह शब्द आने लगे। मालूम होता था कई स्त्रियों में संग्राम छिड़ा हुआ है। ठाकुर साहब ये कर्कश शब्द सुनते ही विकल हो गए। उनके माथे पर बल पड़ गए, मुख तेजहीन हो गया। यही उनके जीवन की सबसे दारुण व्यथा थी। यही कांटा था जो नित्य उनके हृदय में खटका करता था। उनकी बड़ी स्त्री का नाम वासुमती था। वो अत्यंत गर्वशीला थी, नाक पर मक्खी भी बैठने नहीं देती थी। वो अपनी सहपत्नियों पर उसी भांति शासन करना चाहती थी जिससे कोई सास अपनी बहुओं पर करती है। दूसरी स्त्री का नाम था रामप्रिया। वो रानी जगदीशपुर की सगी बहन थी, दया और विनय की मूर्ति, विचारशील, वाक्य मधुर। जितना कोमल अंग था उतना ही कोमल हृदय भी था। घर में इस तरह रहती थी मानो थी ही नहीं। उन्हें पुस्तकों में विशेष रुचि थी, हर दम कुछ न कुछ पढ़ा लिखा करती थी। सबसे अलग विलग रहती थी, न किसी के लेने में न किसी के देने में, न किसी से बैर न किसी से प्रेम। तारो तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।